नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रैंकिंग की राजनीति पर बात जरूरी है। भारत का रैंक अच्छा हो सब चाहते हैं, मगर रैंक अच्छा बताने के लिए भ्रामक तरीकों का सहारा लिया जाए यह कोई नहीं चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में कह दिया कि उनकी सरकार के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142वें नंबर से 63वें नंबर पर आ गया, यानी तरक्की कर गया। प्रधानमंत्री ने गुजरात की जनता को यह नहीं बताया कि विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बंद कर दी है। हुआ यह था कि 2018 और 2020 के इसके डेटा में कई तरह की धांधलियां पकड़ी गईं। अब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंद है, पहले के 3 साल की रैंकिंग का डेटा ही गड़बड़ है, तब क्या प्रधानमंत्री को विश्व बैंक की इस रैंकिंग का जिक्र करना चाहिए? आखिर इसकी क्या मजबूरी है कि जो रैंकिंग संदिग्ध है, उसमें धांधलियां पकड़ी गई हैं, बंद की जा चुकी है, उसका हवाला प्रधानमंत्री जामनगर की जनता को क्यों दे रहे हैं? यह खबर न जाने कितनी जगह छपी होगी, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, लोग रटते रहेंगे। इस तरह से एक आधारहीन तथ्य बनकर पब्लिक स्पेस में जगह बना लेता है। ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ કાયદેસર નિયમો બદલ્યા, વ્યવસ્થાઓ બદલી અને એના કારણે દુનિયાભરમાં આપણો જે રેન્કિંગ હતું ને એવા જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો। પહેલા હું જ્યારે 2014 માં આવ્યો પ્રધાનમંત્રી તરીકે તમને સેવા કરવા મોકલ્યો ત્યારે ભારત 142 નંબર ઉપર હતું। બોલો દુનિયામાં 142 નંબર। 5-6 વર્ષ મહેનત કરીને અત્યારે આપણે દોડતા દોડતા 63 પર પહોંચી ગયા છીએ। जोर लगाईशु तो 50 થી नीचे જઈને રહીશું। पहला आखिरी पंक्ति में प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी हम और ज्यादा जोर लगाएंगे तो भारत की रैंकिंग 50 के ऊपर पहुंच जाएगी, जबकि यह रैंकिंग बंद कर दी गई है। क्या प्रधानमंत्री ने कुपोषण को लेकर कहा कि और जोर लगाएंगे तो हमारी रैंकिंग ठीक हो जाएगी? क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? जब सरकार को अच्छा लगता है तो वह इन्हीं संस्थाओं की रैंकिंग को गले लगा लेती है, जब इनकी बात पसंद नहीं आती तो उसे खारिज भी कर देती है। इसी तरह भारत के पासपोर्ट के वैल्यू को लेकर तरह तरह के बयान आते रहते हैं। पिछले साल अमित शाह का बयान है कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारतीय पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा दिया। भारत का पासपोर्ट देखते ही किसी भी दूसरे देश के अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि आप मोदी के देश के हैं। ये उनके बोल हैं, जबकि पासपोर्ट के वैल्यू का संबंध इस बात से होता है कि कितने देश भारतीय नागरिक को वीजा के झंझट से मुक्ति देते हैं। आप केवल पासपोर्ट के आधार पर उन देशों की यात्राएं कर सकते हैं, वीजा की जरूरत नहीं होती। द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ही इसकी सूची तैयार करता है कि किस देश के पासपोर्ट से आप बिना वीजा के दूसरे देश में यात्रा कर सकते हैं। जापान पहले नंबर पर है। जापान के नागरिकों को 193 देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। 2022 में भारत इस रैंकिंग में 87वें स्थान पर था, क्योंकि 60 देश थे जो भारत के पासपोर्ट पर बिना वीजा के प्रवेश देते थे। 2013 में इन देशों की संख्या 52 थी। मनमोहन सिंह के 8 साल के कार्यकाल में भारत ने 27 ऐसे देशों को जोड़ा जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 8 देशों को जोड़ा जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं। एक जानकारी और है, मनमोहन सिंह के समय में भारत ने 27 देश तो जोड़े, लेकिन पासपोर्ट के वैल्यू के मामले में 3 अंकों की गिरावट आ गई। प्रधानमंत्री मोदी के समय में 8 देशों को ही जोड़ा गया, तब भी भारत की रैंकिंग 11 अंक नीचे चली आई, 76 से गिरकर 87 पर। ऐसा इसलिए हुआ कि दूसरे देश भारत से आगे निकल गए। इसके बाद भी हमारे नेता पासपोर्ट के वैल्यू को लेकर भ्रामक बयान देते रहते हैं। पिछले साल 14 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा दिया है। इस साल पीयूष गोयल का एक बयान है। वे अपने बयान में एक सावधानी बरतते हैं। कहते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने बताया है कि भारत के पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें सरकार की तरफ से जानकारी देनी चाहिए, न कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सहारे यह बयान देना चाहिए था। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, कई बार मैं
विदेश से आए मित्रों को मिलता हूं तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही मायने में हम सबको देखने को मिलती है। आजादी के अमृत महोत्सव अभी अभी हमने बड़े धूमधाम से हर घर तिरंगा लहरा के पूरे विश्व को एकता और एकजुटता का संदेश दिया है। आगे आने वाला अमृत काल, अगले 25 वर्ष में भारत कैसे विकसित हो, कैसे भारतवासी समृद्धि पाए, उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है हर भारतवासी चाहे देश में हो या आपकी तरह विदेश में हो, सबके दिल में यही चाहत है कि भारत भी एक विश्वगुरु बने। राजीव प्रताप रूडी तो बीजेपी के ही सांसद हैं। उन्हीं का लोकसभा में पूछा गया एक प्रश्न है। फरवरी 2021 में भाजपा सांसद रूडी ने सवाल किया कि क्या हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिर गई है। इस प्रश्न के जवाब में मंत्री सीधे जवाब नहीं देते। सवाल सरल है कि क्या हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिर गई है। देखिए जवाब क्या और किस तरह से दिया जाता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का जवाब है कि वेबसाइट henlepassportindex.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सभी पासपोर्टों को उनके धारकों द्वारा उन देशों की संख्या के आधार पर जहां वे बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं उसके अनुसार रैंक प्रदान करता है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है और उन देशों को सूचीबद्ध करती है जहां बिना वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा या आगमन पर वीजा के साथ पहुंचा जा सकता है। वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक 85 था। भारत सरकार भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को मान्यता देती है। कोई भी इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। तब फिर भाजपा सांसद ने जो सवाल पूछा उसका सरल और सीधे सीधे जवाब दिया जा सकता था कि भारत की रैंकिंग गिरी है या नहीं। तो इसकी जगह बताया जाता है कि रैंकिंग कैसे की जाती है। इस जवाब में विदेश राज्य मंत्री कहते हैं कि अभी केवल 16 देश हैं जो भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देते हैं और 43 ऐसे देश हैं जो वहां पहुंचने के बाद वीजा देते हैं। हो सकता है यह संख्या आगे पीछे बदलती रहती हो। यह जवाब पिछले साल फरवरी का है, लेकिन इस जवाब में एक जानकारी और है कि कोई देश जब किसी देश के नागरिक को बिना वीजा के आने की इजाजत देता है तो यह उस देश का अपना और एक तरफा फैसला होता है। भारत की रैंकिंग बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन क्या इतनी तरक्की हुई है कि इसे बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है? तो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पासपोर्ट की रैंकिंग का हाल देख लिया। अब अगर इतने विस्तार से न बताया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि आप जनता के साथ क्या खेल हुआ। जामनगर की उस सभा में जो लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उन्हें यह कैसे बताया जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग ही बंद कर दी गई है। यह वीडियो मिनेसोटा का है। अक्टूबर का महीना वहां फॉल का होता है जब पेड़ों के पत्ते रंग बदलते हैं। अमेरिका और कनाडा के पेड़ इतने रंगीन और खूबसूरत हो जाते हैं कि केवल इन्हीं को निहारने आप इन देशों की यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका जाने के लिए जब आप वीजा बनाने जाएंगे तो इस साल की नहीं, अगले साल की भी नहीं, बल्कि 2024 की तारीख मिलेगी, जिसे अपॉइंटमेंट कहते हैं, जब वीजा अधिकारी आपसे मिलता है और तय करता है कि आपको वीजा दिया जाए या नहीं। 2-2 साल की वेटिंग है। भारतीय बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं। जब वहीं जाने के लिए वीजा की इतनी मारामारी है, तब क्यों बार बार पासपोर्ट के वैल्यू को लेकर भ्रामक तरीके से ढिंढोरा पीटा जाता है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के दौरे पर वीजा मिलने की देरी को लेकर मुद्दा उठाया। जवाब में अमेरिका ने कहा कि कोविड के कारण यह देरी हो रही है और कई देशों के नागरिकों को वीजा मिलने में देरी हो रही है। अकेले भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा। To the people who are concerned about the visa issues, I would like to give the message that I understand their anxiety and their urgency, and which is precisely the reason why I took up the matter. And to Secretary Blinken, I suggested that if there was something we could do from the Indian government to help the US government deal with this issue in a better way, we would be very open
open to doing it. I think there might be some issues which he might send our way, but I again feel this is an issue where obviously it's mainly for the US to do, but we will be supportive, collaborative, because it is an issue. I mean, because we have today, and I hear this on a very regular basis in India. I mean, there are families who are not able to meet. There are people who can't keep their business appointments. There are students who are waiting for a long time. So it's a really it's a genuine, serious problem of some magnitude. So, but I'm very confident that, you know, with the sincerity that Secretary Blinken showed, and the seriousness with which I hope they would address this. मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि अगर कोई भारतीय अमेरिका का वीजा चाहता है तो उसे 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और चीन का नागरिक चाहता है तो 2 दिन में वीजा मिले। 29 सितंबर के लाइव मिनट में यह खबर छपी है। इसमें लिखा है कि अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट के अनुसार अगर दिल्ली में आप अमेरिका के लिए वीजा का आवेदन करते हैं तो 833 दिनों तक इंतजार झेलना होगा, और मुंबई से करते हैं तो यह इंतजार 848 दिनों का होगा। लेकिन बीजिंग से करते हैं, जो चीन की राजधानी है, तो मात्र 2 दिन लगेंगे। उसी तरह कोई छात्र कनाडा के वीजा के लिए आवेदन करता है तो 13 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन चीन का कोई छात्र कनाडा के वीजा के लिए आवेदन करता है तो मात्र 51 दिनों में मिल जाता है। जब यह खबर आई तब अमेरिका ने अपनी तरफ से सफाई भी दी कि ऐसा क्यों हुआ। अमेरिका ने कहा कि लंबे इंतजार को लेकर चिंता तो है, लेकिन अब इसमें सुधार भी हो रहा है। कोविड के कारण दूतावास के कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई थी, अगले साल तक इनकी संख्या 100% हो जाएगी। इसका मतलब तो यह भी हुआ कि इंतजार अभी लंबा रहेगा। फिर चीन के नागरिकों को वीजा 2 दिन में मिल रहा है और भारत के नागरिकों को 2 साल में भी नहीं। रैंकिंग राजनीति का मुद्दा बन चुका है। पिछले साल बीजेपी ने यह पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। 16 सितंबर 2021 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बंद कर दी। उसके 1 महीने बाद भी बीजेपी अपने पोस्टर में इसे शामिल करती है। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक अन्वेषण सूचकांक, पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक को भी शामिल करती है। जहां कुछ सुधार हुए हैं बीजेपी उसे चुन लेती है, लेकिन जहां गिरावट आती है उसे छोड़ देती है। अगर रैंकिंग की राजनीति ही करनी है तो फिर इसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों को लीजिए, कुपोषण को लीजिए, गरीबी को लीजिए, भूखमरी से लेकर प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग का भी जिक्र किया जा सकता था। ये सारे मुद्दे आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। इनमें खराब रैंकिंग आती है तब सरकार ठीक से संज्ञान भी नहीं लेती, स्वीकार भी नहीं करती है। भ्रम का जाल इतना गहरा है कि कई बार इसका पर्दाफाश करते करते थक जाता हूं, क्योंकि गलती तो एक बार होती है। जब बार बार गलती दोहराई जाती है तब आप कितना और कब तक इसे गलत साबित करते रहेंगे। इसका तरीका यही है कि जितनी बार भ्रम फैले उतनी बार तथ्य बताइए। रैंक में सुधार अच्छी बात है, लेकिन उस रैंक की भी चर्चा सरकार करे जिसमें भारत का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। 2-4 का ढिंडोरा पीटेंगे तो बाकी को भी खोजकर निकाला जाएगा, जिन्हें सरकार बताना नहीं चाहती। जब भी कोई मंत्री बयान देता है कि भारत की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दिया जाएगा, वो बयान तुरंत हेडलाइन बना दिया जाता है। लेकिन जब भारत की सड़कें गड्ढों से भर जाती हैं, उसकी चर्चा गायब कर दी जाती है। इस बीच यह यूपी की तस्वीर है। सीतापुर में अफसरों का काफिला उस सड़क से गुजर रहा है जिस पर गड्ढे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बना देंगे, इसके लिए यूपी को 7,000 करोड़ की मदद देंगे। इन खबरों के बीच गड्ढा जहां था वहीं है और यह ई रिक्शा पलट जाती है। लोगों को मामूली चोट आती है, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, अफसरों की गाड़ी निकल जाती है। जा तमाम तरीके से अधिकारी को संज्ञान नहीं है। तमाम एसडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं। यह वीडियो सितंबर महीने का है और बलिया का है। एक नागरिक मीडिया को गड्ढे की हालत के बारे में बता ही रहा है कि पीछे एक ऑटो आता है और गड्ढे में गिर जाता है।
हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हाल ही में लखनऊ में भारतीय रोड कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। वहां परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 के पहले यूपी की सड़कों में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा। यह खबर छपी है। अगले 2 साल में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यूपी की सड़कों पर किस तरह नोटों की बरसात होने वाली है? एक बयान में 7,000 करोड़ है, एक बयान में 5 लाख करोड़ का निवेश। रेंज में कोई कमी नहीं, हेडलाइनें भी उछला करती होंगी, खुद से बतियाती होंगी, ये क्या कह दिया, ये क्या हो गया। अगर इन पैसों से गड्ढे गायब हो जाएं तो कमाल हो जाए। आप यूपी के अखबारों में गड्ढों में गिरने से हो रही मौतों की खबरों को सर्च कर लीजिए तो पता चलेगा कि जब बारिश नहीं होती है तब भी ये गड्ढे लोगों की जान ले रहे होते हैं। बारिश के समय इतना ही फर्क आता है कि किसी की जान लेने का दोष गड्ढों के अलावा बारिश में भी बढ़ जाता है। गड्ढा यूपी का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि 15 दिनों में गड्ढों को भर देंगे। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सभी गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि यह मसला सीधे मुख्यमंत्री की नजर में है। इसके बाद भी आपको हर महीने गड्ढों में गिरकर कभी स्कूल जा रहे बच्चे की मौत की खबर मिलेगी तो कभी दफ्तर जा रहे कर्मचारी की। जब सड़क बनती है तब नेता कहते हैं ऑल वेदर रोड बन गई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यानी किसी मौसम में यह सड़क खराब ही नहीं होगी। जब बारिश में धंस जाती है तब ऑल वेदर रोड वाले बयान भुला दिए जाते हैं। एक उदाहरण के लिए मई महीने की यह खबर देखिए जो बुलंदशहर से है, अमर उजाला में छपी है। इसमें लिखा है कि जिले की 700 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। मई का महीना है। यह भी लिखा है कि सड़कों के गहरे गड्ढों की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हाल ही में औरंगाबाद जहांगीराबाद मार्ग पर गड्ढे में बाइक गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस रिपोर्ट में उन तमाम सड़कों के नाम है जिन पर गड्ढों ने हमला कर दिया है। यह मई की खबर है। अब यह 11 अक्टूबर के वीडियो हैं और बुलंदशहर के। यह सड़क बुलंदशहर की मुख्य सड़कों में से हैं। इसकी हालत बता रही है कि मई की खबर और अक्टूबर की खबर में खास अंतर नहीं आया है। समीर अली ने शहर की कई सड़कों का हाल लिया। सियाने अड्डे से लेकर काले आम तक 2-3 किलोमीटर की सड़क का हाल बुरा है। काली नदी रोड और शिकारपुर से दिल्ली हाईवे का भी हाल बहुत अच्छा नहीं। वर्लीपुरा रोड के तो क्या ही कहने। इस एम्बुलेंस में जो भी मरीज होगा उसकी क्या हालत हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन गाड़ियों की हालत भी थोड़े दिनों में जर्जर हो जाएगी। लोग बता रहे हैं कि आए दिन इन गड्ढों में लोग गिरते रहते हैं। चूंकि हर दुर्घटना बड़ी दुर्घटना नहीं होती तो रिपोर्ट भी नहीं बनती। गाड़ियां खराब होती रहती हैं। यूपी सरकार को हर दिन गड्ढा रिपोर्ट जारी करनी चाहिए कि आज यूपी में कितने लोग गड्ढे में गिरे हैं, कितने लोग गिरने से मरे हैं, कितनी गाड़ियां टूट गई हैं, कितनों की हड्डियां टूट गई हैं और कितने लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। ये कम से कम 6 महीने हो गए सड़कों खराब हुए। डिवाइडर गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, गाड़ी ठुकती रहती है, छोटी मोटी बड़ी गाड़ी सब। और अभी 5 दिन पहले की बात है, एक धान से बड़ा ट्रक पलटा था, उसमें 700 बोरी थी ट्रक में। वो पलटा था ट्रक यहाँ पे। और शुक्र करो कि कोई हादसा गंभीर हादसा नहीं हुआ। इस समझ लो पूरा रोड जाम हो गया था रात में। और अब मेला निकला था, मेले के टाइम में इन्होंने तो थोड़ा बहुत सही खानापुरी कर दी है सिर्फ। अब वो खानापुरी बंद कर दी इन्होंने। रोजाना मट्टी डालते हैं और कीचड़ होती है, लोग फिसलते हैं बाइक वाले। डेली दिन में 10-20 आदमी रोजाना फिसल जाते हैं बाइक वाले। कम से इसमें चोट लगती है लोगों को, गंभीर चोट लगती है बहुतों की। एक लेडीज थी, उसके गोदी में 3 महीने का बच्चा था। वो बाइक पर से ऐसी गिरी कि उसे उठा भी नहीं गया और बच्चे को भी चोट लगी थी उसने, मगर कोई ध्यान नहीं देता इस बारे में। दरअसल मीडिया बड़ी खबरों के नाम पर इन खबरों को ही गायब कर देता है और प्रशासन की लापरवाही के कारण हर दिन लोग कहीं ना कहीं मर रहे होते हैं। उनकी जान की कीमत कुछ नहीं होती। स्थानीय अखबारों में ये खबरें छपती हैं मगर असर नहीं होता। सोचिए अगर 2 दिनों तक यूपी के तमाम जिलों से गड्ढों के वीडियो चैनलों पर चलने लग जाएं तो प्रशासन कितनी तेजी से काम करेगा। सरकार की वाहवाही भी होगी और आम लोगों की जानें बच जाएंगी। हम उदाहरण केवल यूपी का दे रहे हैं मगर यही हालत बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी है। हमने अपने सहयोगियों से हाल फिलहाल के कुछ वीडियो मंगाए। बलिया से करुणा सिंधु, स्थानीय पत्रकार, हरदोई से मोहम्मद आसिफ, उन्नाव से गौरव शर्मा, कानपुर से अरुण अग्रवाल,
हापुड़ और अलीगढ़ से अदनान, सीतापुर से समीर, सहारनपुर से अशोक कश्यप, मुरादाबाद से अनवर ने गड्ढों के बहुत सुंदर वीडियो भेजे हैं, खबरें भी भेजी हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर इन वीडियो को देखते हुए अमर उजाला में छपी कुछ खबरों को भी सुनेंगे जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में अलग अलग जगहों से छपी हैं, ताकि अंदाजा हो कि यह समस्या कितनी बड़ी है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे की खबरें सुनिए और देखिए भी। इसी 10 अक्टूबर को मेरठ से खबर छपती है कि एक गड्ढे में स्कूटी चला रहा युवक केशव मेहता गिर जाता है। पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया, मौके पर ही मौत हो गई। पीवीएस मॉल से चंद कदम दूरी पर यह गड्ढा बना हुआ था। 11 अक्टूबर की खबर शामली से है कि बारिश से जिले भर की सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं, जिन पर सफर करना मौत को दावत देने जैसा है। सोमवार को गड्ढों की वजह से कक्षा 9 की छात्रा शुचि अग्रवाल की मौत हो गई। शुचि बहन के साथ ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी, संतुलन बिगड़ गया और गिर गई। 11 अक्टूबर को ही पीलीभीत से खबर छपी है कि सड़कों में गड्ढे राहगीरों के लिए आफत बन गए हैं। इन गड्ढों में जैसे ही बाइक का पहिया जाता है, सवार गिरकर चुटैल हो जाता है। यह किसी एक जगह का हाल नहीं, अधिकतर सड़कों का हाल है। ई रिक्शा पलट जाती है। 6 अक्टूबर की यह खबर महोबा जिले से है। अमर उजाला लिखता है कि महोबा जिले में मुढ़ारी खैरारी मार्ग के गड्ढों में ऑटो उछलने से 50 साल के राम सेवक कुशवाहा सड़क पर जा गिरे। गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई। स्पीड ब्रेकर में वाहन उड़ने से गिरे किसान की भी जान चली गई। अन्य हादसों में बाइक सवार 10 लोग घायल हो गए। 3 अक्टूबर को गाजीपुर के रक्साहा गांव के शैलेश सिंह अपनी बुलेट से बीज लाने निकले। सड़क के गड्ढे में पानी भरा था और गिर गए, मौत हो गई। 24 से 27 सितंबर के बीच अमर उजाला में बिजनौर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद से खबरें छपी हैं। बिजनौर की खबर में लिखा है कि बिजनौर शहर में रेलवे फाटकों के पास सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। गड्ढों की वजह से कई बार हादसे भी हो गए हैं और हो भी रहे हैं। शहर में चक्कर रोड पर सेंट मेरी स्कूल के पास वाले फाटक के आसपास गड्ढों का जाल बुना हुआ है। फाटक के पास काफी गहरे गड्ढे हैं, जिनकी वजह से हमेशा हादसा होने का डर बना रहता है। फिरोजाबाद में भी गड्ढे में गिर जाने से 12 साल के ऋषि की मौत हो गई। फतेहाबाद में गड्ढे में डूब जाने से बैंक कर्मचारी सज्जन कुमार की मौत हो गई। गड्ढों में गिरकर मरने वाले ज्यादातर गरीब और आम लोग होते हैं। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन उसके पहले सारे गड्ढों को भर लिया जाना चाहिए, वरना विश्व गुरु बनने के बाद जब सारे लोग दुनिया भर से भारत देखने आएंगे तो इन गड्ढों में गिरने लग जाएंगे। ठेवना से लेकर ठुड्डी तक टूट फूट जाएगा। हमें राष्ट्रवाद को गड्ढे में गिरने से बचाना है। विश्व गुरु बनने से पहले इन गड्ढों को मिटाना है, यही नारा लगाना है। मेरा एक प्रस्ताव है, साल का एक दिन गड्ढा दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन भारत के सभी नागरिक अपने अपने इलाके के सभी गड्ढों के साथ सेल्फी लेकर प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। भारत का हर गड्ढा सामने आना चाहिए। एक भी गड्ढा ऐसा ना हो जो सरकार और समाज और पत्रकार की नजर से छिपा रह जाए। गड्ढा एक धब्बा है, सड़कों के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला और गरीबों की जान लेने वाला। गड्ढा भारत की विकासशील सड़कों का राष्ट्रीय रोग है। गड्ढा आज की महंगी और कोमल कारों को नुकसान पहुंचाता है। उनके कल पुर्जे कल कल रोते हैं। गड्ढों में गिरकर इंसान छल छल रोता है। काश मेरे पास संसाधन होते तो एक हफ्ते तक भारत के सभी गड्ढों को राष्ट्रीय पटल पर आने का अवसर भी प्रदान करता। इन गड्ढों को छांटकर, इनसे बचकर, सड़कें खोजकर चलने की प्रतियोगिता कराता। 2 गड्ढों के बीच बची हुई सड़क से कोई अपनी बाइक बिना गिरे निकाल ले जाए तो उसे इनाम के तौर पर कपड़े धोने का एक साबुन फ्री में देता। गड्ढा केवल मनोरोग नहीं है, यह हमारे मनोबल का भी परिचायक है। हम गड्ढे में गिरकर जान ही नहीं गंवाते, बल्कि गड्ढा होने के बाद भी सड़कों पर चलकर दिखाते हैं। गड्ढा होने के बाद भी हम सड़क को सड़क समझते हैं, उस पर सड़क समझकर ही गाड़ी चलाते हैं और गिर जाते हैं। अतः गड्ढा हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी है, गड्ढा हमारा राष्ट्रीय अपमान भी हो सकता है। भारत को गड्ढा मुक्त करना ही सबसे बड़ी कल्पना है, बाकी सब अल्पना है। गड्ढा हमारे राजनीतिक मानस का प्रतीक भी है। ध्यान से सुनिए,
मैंने गड्ढे पर बात केवल गड्ढे के लिए नहीं की, इसलिए भी की ताकि आपको बता दूं कि एक धर्म विशेष से नफरत की राजनीति आपके दिमाग में तरह तरह के आकार के गड्ढे बना रही है। उन गड्ढों में जहर भरा जा रहा है। आपके विचारों की सड़क पर इतने गड्ढे बना दिए गए हैं कि चलने के लिए या सोचने के लिए बहुत कम जगह बची है। आप खत्म किए जा रहे हैं, आप खत्म हो रहे हैं। आपका नाम केवल सड़क नहीं है, इस केस में आपका नाम जनता है, नागरिक भी है। आगे का प्रसंग उसी गड्ढे से जुड़ा है जो हमारी राजनीति आपके दिमाग के भीतर खोद रही है, खोद चुकी है। क्या आप किसी भी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील कर सकते हैं? यह सोच कितनी खतरनाक है। एक जमाने तक जाति के आधार पर बहिष्कार की संस्कृति अपनाई गई, उसी का अपराध बोध आज तक समाज पर भारी है। अब अगर धर्म के आधार पर बहिष्कार की बात कही जाएगी तो यह संविधान का भी अपमान होगा। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी देता है। आप अपने बच्चों को ऐसी सोच से दूर रखिए, लेकिन जब बीजेपी के एक सांसद प्रवेश वर्मा इस तरह की अपील करते हैं तो प्रधानमंत्री से भी पूछिए कि यह कौन सा भारत है। नफरत की यह राजनीति आज के नौजवानों को किस गड्ढे में लेकर जा रही है, इस पर विचार कीजिए। प्रवेश वर्मा सांसद हैं, भरी सभा में एक समुदाय के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। सांसद प्रवेश वर्मा कैसे कह सकते हैं कि एक समुदाय से कोई सामान ना खरीदे? कोई भी समुदाय हो, आप नाम ले या ना ले, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उसके आर्थिक बहिष्कार की बात हो? यह संविधान विरोधी सोच है। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, यही इनका इलाज है। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड का हमला हुआ तब तबलीग जमात के बहाने एक समुदाय को निशाना बनाया गया। जमात में शामिल आम लोगों को पुलिस उनके घरों से खोज कर ले आई और कईयों को जेल में डाल दिया गया। कई महीनों तक लोग जेल में रहे बिना बात के। गोदी मीडिया और राजनीति ने उन्हें अपराधी बना दिया। कई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिया और पुलिस की आलोचना की, कहा कि जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाया गया। उस दौरान गरीब सब्जी वाले से, फल बेचने वाले से धर्म पूछा गया। पता नहीं आपके कितने जानने वालों ने ऐसा किया होगा। कई खबरें आई थी। अब जब सांसद ही इस तरह के बहिष्कार की बात कर रहे हैं तब फिर क्या रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता जता रहा है कि नफरती भाषणों से देश का माहौल खराब हो रहा है। अभी तक कोर्ट की नाराजगी मीडिया को लेकर थी, लेकिन अब जब सांसद ही इस तरह की बात कर रहे हैं तब कोर्ट क्या करेगा? क्या लोकसभा के स्पीकर संज्ञान लेंगे? क्या प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार इस सवाल को उठा रही हैं। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आका के खिलाफ जाएगी नहीं। मीडिया जो है जिसको इस पर बोलना चाहिए वो स्टूडियस साइलेंस मेंटेन किए हुए है, सुई पटक सन्नाटा है। तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए। मर्जी आपकी है, मगर इतना ही कहूंगा कि अपने आप को इन नफरती बातों से बचा लीजिए। दुनिया में यह प्रयोग कई बार हो चुका है और जब भी हुआ है बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग भी दूसरे समुदाय से नफरत करने लगे और हत्यारे बन गए, क्योंकि किसी समुदाय के बहिष्कार की सोच ने हमेशा ही लोगों को दंगाई और हत्यारा बनाया है। जर्मनी ही अकेला उदाहरण नहीं है। इस बीच खबर है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मगर इससे भी बड़ी खबर यही है कि देश का एक सांसद एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की धमकी देता है। देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। 2 साल पहले एक समुदाय के खिलाफ गोली मारने के नारे उनके ही मंत्रियों ने लगाए, तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। इस चुप्पी को नोट करते रहिए और खुद को नफरत से बचाते रहिए। ब्रेक ले लीजिए।
सौरभ शुक्ला आज सैफई से रिपोर्ट करते रहे। सैफई ने आज मुलायम सिंह यादव को भरे मन से विदा कर दिया। मुलायम सिंह यादव के बारे में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने एक प्रसंग लिखा है। 2006 में मुलायम सिंह यादव एक मंच पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि मंच के नीचे उनके पुराने करीबी समाजवादी नेता कुशवाहा जी नीचे बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मंच पर बुलाया और कहा कि आप भी भाषण दीजिए। कुशवाहा जी ने पहले तो बहुत तारीफ की और उसके बाद मुलायम सिंह यादव के सामने ही उनकी राजनीति की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कहने लगे कि नेताजी, अब अगर अपने आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो ना तो आपको साइकिल मिलेगी ना समाजवादी विचारधारा। फिर आसमान में उंगली उठाकर नेताजी की तरफ देखते हुए कुशवाहा जी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान अब साइकिल नहीं स्कॉर्पियो होना चाहिए। इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं हुए। भाषण के बाद कुशवाहा जी का हाथ पकड़ते हैं और पास बिठा लेते हैं। अगले दिन लखनऊ बुलाकर झांसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना देते हैं। आज के नेताजी के सामने कोई ऐसे बोल दे तो ईडी का छापा पड़ेगा और ना जाने कितने महीनों तक बेल नहीं मिलेगी। इस कहानी का सार यही है। मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने उनके विरोधी, सहयोगी, तमाम मुख्यमंत्री सब आए। जिस जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनके आंदोलन के असर में मुलायम सिंह जैसे नेता उभरे, आज उनका जन्मदिन है। जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसी तारीख पर उनका एक शिष्य इस दुनिया को अलविदा कह रहा है। भारतीय राजनीति के मुलायम पहलवान पंचतत्व में विलीन हो गए। 82 साल की मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी की अंतिम यात्रा में उनके परिवार के लोग और कार्यकर्ता, खासकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनसे जुड़े किस्सों को याद कर भावुक होते रहे। तब उनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है। हमेशा उन्होंने मदद की और पूरी मदद की। ये हर पार्टी का व्यक्ति आपको बताएगा। नेताजी ने हमेशा किया काम और उससे हम लोग बहुत कुछ, और नई पीढ़ी को सीखना ही चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि पहली सीढ़ी राजनीति में मुझको उन्हीं ने दी। मैं बहुत लोकप्रिय समाज सेविका थी, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट न लड़ाकर और इलाहाबाद के मेयर का जब पहला चुनाव जनता से 1995 में अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझको समर्थन दिया एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। 3 बार के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह की सेहत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी। अब उनके जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी दोनों के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं। अब आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, आप भी सांसद हैं, पहले भी लोकसभा सांसद रहे। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, बैटन आपके पास है। आप कितनी चुनौती देखते हैं आगे, क्योंकि ना आप अजीत सिंह जी रहे ना मुलायम सिंह जी रहे, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहेगा वो गाइडेंस नहीं? बहुत भावुक पल है, इसलिए अभी उम्मीद रखना कि कोई आगे का रास्ता बने संभव नहीं है। वक्त लगेगा, परिवार को भी वक्त लगेगा इन चीजों से आगे बढ़ने के लिए। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव भले ही संभाल रहे हों, लेकिन नेताजी के चहेते भाई शिवपाल यादव भी अपने संघर्ष की दुहाई देते रहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रभाव में मुलायम सिंह समाजवादी राजनीति से जुड़े। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 19 महीने लंबी जेल काटी। 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से यूपी विधानसभा पहुंचे। 10 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री बने। 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और कुल 3 दफा रहे, मगर कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी बने। राजनीतिक बाजियों के लिए मशहूर मुलायम ने 1999 में लोकसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सोनिया को नाउम्मीद किया, मगर 2008 में लेफ्ट की समर्थन वापसी के बाद यूपीए की सरकार भी बचाई। कायदे कानून तोड़कर बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़े कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देकर उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर से मौलाना मुलायम का तमगा लिया। लेकिन उनके ना रहने पर सबको उनकी छोड़ी हुई विरासत याद आ रही है, जिसके सामने सांप्रदायिक राजनीति की चुनौती बहुत बड़ी है। नेताजी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। उनकी राजनीति भी अब खत्म हो गई है। अब
अखिलेश यादव नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आगे उनके सामने कई चुनौतियां हैं। भले ही नेताजी बहुत सक्रिय ना हो राजनीति में, पर उनकी मौजूदगी बहुत बल देती थी अखिलेश यादव को। भले ही शिवपाल अलग रहते हों, लेकिन नेताजी की मौजूदगी में सब साथ आ जाते थे। तो अब आगे देखेंगे कि क्या शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच वो प्रतिद्वंद्विता बहुत बढ़ जाएगी या फिर एक हो जाएंगे। अखिलेश यादव जो नेताजी का कनेक्ट था वो वापस से बना पाते हैं कि नहीं, तमाम चीज़ें हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन वाकई में ये सबका नुकसान है, एक पॉलिटिशियन का जाना और नेताजी का जाना। भारतीय राजनीति में इसको मोदी जी भी स्वीकार रहे हैं, सोनिया गांधी भी स्वीकार रही हैं, मायावती भी स्वीकार रहे हैं। हर एक नेता जो भारत की राजनीति को समझता है, उसका हिस्सा है, वो मान रहा है कि अब एक खालीपन ज़रूर राजनीति में आ गया है भारत की। सैफई में सहयोगी राजेश गुप्ता और अरशद जमाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।